our last lecture video, we have discussed about various transport mechanism through which drugs are absorbed through the cell membrane. By continuing with our last video, we will start with next drug transport mechanism, that is carrier mediated transport. So carrier mediated transport क्या होता है? Carrier नाम, its name is self explanatory. Like there will be involvement of a carrier. एक कैरियर उसे चाहिए जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक कैरियर उसे चाहिए, जो वो कैरियर में भी उसका वो जो कैरियर होता है वो जनरली उसका कुछ रोल नहीं होता है, वो जनरली इनर सब्सटेंस। जैसे आप मान के चलो एक गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का क्या मेजर रोल है? फॉर सपोज आपको जाना है हॉस्पिटल, तो गाड़ी में आप बैठ के वो हॉस्पिटल तक जाएंगे। गाड़ी आपका जो डिजीज है वो ठीक नहीं करेगा, बट गाड़ी आपको हेल्प करेगा हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, जहाँ पे आप खुद का ट्रीटमेंट करवा सकते हो। सिमिलरली गाड़ी यहाँ पे काम क्या हुआ? आज ए कैरियर। सिमिलरली ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए एक कुछ कैरियर चाहिए जिसका कोई भी रोल नहीं होता है। Their role is just to transport the drug from the transport the drug from the transport the drug through the cell membrane. So that some of the water soluble molecules such as monosaccharides, amino acids, and vitamins are little bit absorbed by they are facing problem during the absorption by the plasma membrane. So they involve certain carrier system to absorb to the blood. So they are involving a lots of carrier system for their absorption. Some of the important feature of this carrier mediated transport is structure specific transport. What does it mean? Structure specific transport का मतलब ये होता है, लाइक आप लोगों जो बच्चे एंजाइम का टॉपिक पढ़े होंगे, बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम पढ़े होंगे, उनको पता होगा। और जिसको पढ़ा नहीं वो लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे लॉक एंड की होता है, एक स्पेसिफिक चाबी होता है एक स्पेसिफिक ताला के लिए। जैसे वो चाबी हम जब डालते हैं वो ताला खुल जाता है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है चाबी का, आज मतलब रेस्पेक्टिव टू देयर लॉक। सिमिलरली जो कैरियर होता है, कैरियर का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है फॉर द ड्रग, दैट पर्टिकुलर कैरियर कैन bind the particular drug only. So this point is saying that the carrier should have a particular shape so that it can bind to that particular drug. Similarly carrier protein having uncharged surface होगा तभी तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जनरली लिपोफिलिक होता है ना, सो जो लिपोफिलिक होता है इसी के वजह से हमारा जो ये होता है कैरियर प्रोटीन होता है, तो कैरियर प्रोटीन शुड बी अनचार्ज सो दैट इट कुड इजीली penetrate the plasma membrane and reach to the blood. And the saturable process, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था सैचुरेबल प्रोसेस। व्हाट डू मीन बाय सैचुरेबल प्रोसेस? जैसे मैंने आपको पैसिव डिफ्यूजन में बताया था दिस प्रोसेस इज नॉन सैचुरेबल, बट यहाँ सैचुरेबल क्योंकि ना जब कैरियर कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करता है वो प्रोसेस सैचुरेशन हो जाता है। मान के चलो आप जब गाड़ी चलाते हो 100-200 किलोमीटर जाने के बाद वो गाड़ी सैचुरेट हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाता है, हमें उसको बंद करना पड़ता है, हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है क्योंकि वो गाड़ी को थोड़ा रेस्ट चाहिए। सिमिलरली कैरियर जब ट्रांसपोर्ट करता है, जो कैरी करता है ड्रग मॉलिक्यूल को, वो कुछ टाइम बाद उसका जो ड्रग कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, तो वो प्रोसेस सैचुरेशन हो जाता है। इसीलिए वो उस टाइप ऑफ ड्रग जो कैरियर सिस्टम इन्वॉल्व करते हैं वो जनरली मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाते हैं। लाइक we can take example of alcohol, we can take the example of phenytoin, theophylline, such type of drugs showing mixed order kinetics. In the initial they will show zero order kinetics. After their saturate the process gets saturated, they will show initially they will show fast order kinetics. After the process saturation they will show zero order kinetics. So that's why we call that these drugs are showing mixed order kinetics. There are two major type of active carrier mediated process, that is facilitated diffusion and active transport. Let's start with facilitated diffusion. देखो facilitated diffusion जो होता है वो completely similar होता है पैसिव डिफ्यूजन से, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस में ये आता है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो जनरली फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू सिंपल डिफ्यूजन। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि
जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें कैरियर इन्वॉल्व होता है, बट इन केस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन देयर इज नो कैरियर इज इन्वॉल्व। सो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं एंट्री आरबीसी इनटू आरबीसी एंड इंटेस्टिनल ऑफ विटामिन बी। तो एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी इज कैरिड आउट बाय GLUT1। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। GLUT1 जो होता है एरिथ्रोसाइट में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ग्लूट ये होता है ग्लूकोज रिसेप्टर जिसका काम होता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये एग्जांपल है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट पे। देन हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब जब भी आपका वर्ड एक्टिव आपके सामने है, एक्टिव मतलब इधर एक्टिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। एक्टिव एक्टिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। जब एक्टिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है तो आपको पता होगा जब जो जहाँ पे एनर्जी यूज होता है वो प्रोसेस कम होता है। सो ये लिस्ट ड्रग के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए मेथड हो जाता है, मेथड होता है। सो दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये जनरली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट होता है and it is a uniport process. Uniport means unidirectional. Uniport means यूनिपोर्ट का मीनिंग ये होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब सेम डायरेक्शन में जो भी ड्रग ऑब्जर्व होगा, जो भी सब्सटेंस ऑब्जर्व होगा उस सेम डायरेक्शन में ही ऑब्जर्व होगा। यूनी डायरेक्शनल, ये सब पॉइंट आप नोट करते जाना। Process that means only ion or molecule is observed. Ion or molecule is observed only one direction. Example absorption of glucose. ये जो प्राइमरी एक्टिव again divided into ion transporter and ABC transporter. आयन ट्रांसपोर्ट आयन इन एंड आयन आउट जनरली होता है इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। एग्जांपल है प्रोटॉन पंप, आप लोग पढ़े होंगे। हम जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है जो हमारा जीआईटी में, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमेप्राजोल। जो ड्रग होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्राजोल, इसको हम यूज करते हैं एज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। ये जो उसका एब्जॉर्प्शन जनरली होता है आयन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और सम ड्रग लाइक ब्रावास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्गेनिक कैटायन, ऑर्गेनिक anionic transporter, organic anionic transporter, whereas the drug diphenylhydramine is absorbed by organic cation transporter। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। देन एबीसी बाइंडिंग ट्रांसपोर्टर और एटीपी, हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं। एबीसी बाइंडिंग एपी ट्रांसपोर्टर और एटीपी बाइंडिंग कैस्केड उसको शॉर्ट में बोलते हैं। एग्जाम्पल है पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसा इफॉक्स फॉर्म पे जो क्या करता है सेल से बाहर ले आता है। यहाँ पे सेल इन और आउट दोनों काम होता है आयन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये विथ पीजीपी और फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन पीजीपी जो होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीपी लिखते हैं। वो जनरली सेल के बाहर करता है चीजों को, वो इसी उसका वही फंक्शन है। सो इसी की वजह से बहुत सारे एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर का ट्रीटमेंट जनरली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सेल्स कैंसरियस हो जाता है वो जनरली क्या करता है ना, सेल को ड्रग को सेल के अंदर रखना नहीं देता है, वो सेल के बाहर फेंक देता है। सो ड्रग अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। सिमिलरली सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो डायरेक्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, टेक प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन जो होता है उसी के बेस पे अकॉर्डिंग कर ये वो ड्रग ऑब्जर्व करता है। उसका टाइप है सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। देन ये एग्जाम्पल, मतलब ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा रहा है कैसे ड्रग ऑब्जर्व कर रहा है। ड्रग आया, कैरियर में बाइंड किया, एक ड्रग कैरियर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। देन दिस कैरियर अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड साइड में आया, ड्रग फ्री ड्रग का रिलीज हो गया। अगेन कैरियर यहाँ से यहाँ पे जो आ रहा है, जो आके जो अपना जो ओरिजिनल प्लेस में रह रहा है, उसी के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब कैरियर को प्रॉपर जगह में फिक्स करने के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन। और आप यहाँ पे देखिए इसका जो शेप है, और देखो कॉम्प्लीमेंटरी है, इसी के वजह से ही ये ड्रग यहाँ पे फिक्स हुआ और ये एब्जॉर्प्शन हो पाया। यही इसका मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था लास्ट स्लाइड में। सो अभी हम देखते हैं सेल्यूलर होम्योस्टेसिस।
होम्योस्टैसिस आप लोगों को पता है हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन है उसको मेंटेन करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बॉडी का फंक्शन मेंटेन करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो मेंटेन करा इन द सेंस नॉर्मल बॉडी का फंक्शन मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी में दो स्टेट, हमारा मतलब बेसिकली दो स्टेट होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल स्टेट, एक होता है पैथोलॉजिकल स्टेट। जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है उसी में बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है, व्हेयरएज इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट देयर इज ए डिजीज कंडीशन आता है, डिजीज वहां पे आता है। इससे उस डिजीज से प्रिवेंशन करने के लिए भगवान भगवान हमको कुछ प्रोटीन मैनेजिंग दिए हैं, सो दैट वी कुड प्रोटेक्ट दैट डिजीज by ourselves when there is a failure of that system. Certain medication to take, certain medication to get rid of from that cellular so हम सेलुलर होम्योस्टेसिस क्या करता है, सेल क्या करता है अपने दूसरे सेल के साथ कुछ कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन इन द सेंस कुछ सब्सटेंस का इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ हार्मोन्स का, कुछ एंजाइम्स का, बहुत सारे कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल के साथ दूसरे सेल को, so that they could communicate and there will be proper maintenance of cellular homeostasis should be there. So cellular homeostasis balance maintain करने के लिए सेल जनरली 3 मेजर स्टेप करता है, मतलब 3 मेजर वे में होम्योस्टेसिस सेलुलर होम्योस्टेसिस शो करता है, 3 मेजर वे में वो सेलुलर होम्योस्टेसिस शो करता है। क्या है? फर्स्ट इज डायरेक्ट कांटेक्ट, वो एक सेल से साथ के साथ कनेक्ट सेल के साथ कांटेक्ट कर रहा है, ये फिगर आप देखिए, एक सेल सीधा डायरेक्ट सेल के साथ कांटेक्ट करके जो भी सामान उसको एक्सचेंज करना है वो कर रहा है। एक होता है रिलीजिंग केमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कुछ छोटे मतलब नेबरिंग सेल के साथ कम्युनिकेशन करना है, सो वो थोड़ा सा केमिकल रहेगा जो शॉर्ट डिस्टेंस में जाके नेक्स्ट केमिकल मतलब नेक्स्ट सेल में बाइंड करके अपना जो एक्शन है वो दिखाएंगे, मतलब जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो करेंगे। थर्ड इज लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ये एक सेल कुछ प्रोडक्ट रिलीज करेगा जो ब्लड स्ट्रीम में आके दूसरे सेल के पास पहुंचेगा, फिर जाके कुछ एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो डायरेक्ट सेल सेल कम्युनिकेशन होता है वो जनरली हमारा क्या कौन सा से काम करते हैं, जो जो हमारा इम्यून सेल है वही टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक सेलुलर कम्युनिकेशन करते हैं। जो शॉर्ट डिस्टेंस टाइप ऑफ जो सेल सिग्नलिंग है ये जनरली हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग इन द सेंस कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, फॉर सपोज एग्जाम्पल के तौर से हम देखते हैं, ये डायग्राम को एक बार देखिए, ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है। सो ये न्यूरॉन नंबर 1 है, ये न्यूरॉन नंबर 2 है। न्यूरॉन नंबर 1 if want to communicate with neuron number 2 they can release some of the chemicals, certain chemical that will bind to the neuron number 2 so that that information get passed। so ये कम डिस्टेंस के लिए होता है, बट कोई दूर है, मतलब सपोज हम एग्जांपल के तरफ मान के चले हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम जनरली वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप मान के चलो ये हमारा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी, आपको पता है हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी का दो पार्ट होता है, क्या क्या होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और सेकेंड वन इज पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, 6 हार्मोन, whereas posterior pituitary से मेजरली 2 और वी कैन से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक हार्मोन को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ग्रोथ हार्मोन। देखो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहाँ हुआ, पिट्यूटरी से, मतलब ब्रेन में उसका रिलीज हुआ, वो ट्रांसपोर्ट होके ब्लड स्ट्रीम में मिलके आके जाके पहुंच गया कहाँ पे, हमारे स्केलेटल सिस्टम के पास, स्केलेटल सिस्टम के पास पहुंच गया। स्केलेटल सिस्टम पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, हमारा ग्रोथ करता है, किसका, बोन, बोन का हमारा ग्रोथ करता है। तो देखो कहाँ से सिंथेसिस कहाँ हुआ, सिंथेसिस कहाँ हुआ, अभी आके इफेक्ट बोन पे शो कर रहा है। सो ये सब देखो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, ये एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो कि लॉन्ग डिस्टेंस केमिकल सिग्नलिंग करता है। देन आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, आयन चैनल। आयन चैनल्स क्या होता है, देयर आर सर्टेन आयंस वी नो वी इन आवर ह्यूमन बॉडी लॉट्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, और सारे आयन का
जो होते हैं सबका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन रहता है और स्पेसिफिक रोल रहता है जो कि हमारा बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। सो ये सब फंक्शन को मेंटेन करने के लिए आयन को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन दिया गया है। सो जो आयन का जो एंट्री करता है बॉडी में, तो उसके लिए एक चैनल चाहिए होता है। सो हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आयन चैनल्स आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सब मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, which play a principal role in regulation of cellular excitability। सेल का जो एक्साइटेबिलिटी है वो सब आयंस के थ्रू ही होता है बाय यूज ऑफ आयन चैनल्स। दे आर फाउंड वर्चुअली इन सेल्स एंड क्रूशियली प्ले फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस, उनका बहुत सारा फिजियोलॉजिकल इंपोर्टेंस रहता है। सो दे आयन चैनल्स तीनों टाइप के होते हैं, एक होते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, एक होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल और एक होते हैं मेकानोसेंसिटिव आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जनरली हम 4 मेजर टाइप ऑफ आयन चैनल के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है सोडियम चैनल Na+, एक होता है कैल्शियम चैनल Ca2+, देन एक होता है पोटेशियम चैनल K+ एंड एक होता है क्लोराइड चैनल। सो ये सब चारों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो कैसे एक्टिवेट होता है? फॉर सपोज वी आवर nerve cell want to communicate with, for suppose a mosquito bites you, immediately your hand goes to that part, that area where mosquito bite, and we try to kill that mosquito. How this type of generation, how this type of reflex action is generated? Because of depolarization of neuron at that depolarization of sensory neuron at the site of mosquito bite. This sensory neuron sense that there is something in our hand or any part of our body, and then there is some action is produced inside the brain, then the action is reflected by our motor neuron. तो जो एक्शन ट्रांसपोर्ट हुआ है उसी में एक प्रोसेस होता है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम चैनल का एंट्री होता है नर्व सेल के अंदर। सो वो जनरली किसके वजह से होता है? वोल्टेज के चेंजेस की वजह से होता है। सो उसी के वजह से होता है जो जब एक्शन पोटेंशियल आता है सच टाइप ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है। ये टाइप ऑफ एक्शन जनरली हम देखते हैं, हम ड्रग के, आज वी आर फ्रॉम मेडिसिन बैकग्राउंड, सो हम ड्रग के एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। लाइक in case of local anesthetic, we know we are using for minor surgery, we are using local anesthetic like lidocaine, benzocaine। तो ये सब क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेशन नहीं होता है, तो देयर इज ए prolonged anesthetic period will be there so that we can easily perform any minor surgery of our interest। कोई भी हम माइनर सर्जरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल क्या करता है, वो जनरली क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का बहुत सा जितना सब एक्साइटेटरी फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, एक्साइटेटरी फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, वो सब कौन करवाता है? वो सब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ही करवाता है। क्योंकि ये मोस्ट एक्साइटेटरी आयन है, वो जनरली बहुत सारे फंक्शन रेगुलेट करता है, और उसका ब्लॉकर का जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं वो बहुत सारे डिजीज कंडीशन में यूज होते हैं, फ्रॉम हार्ट डिजीज एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में अभी डिस्कस थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरली हमारे पास से डाईहाइड्रोपाइरिडिन, फिनाइल अल्काइल अमीन, ये इनका मैकेनिक केमिकल क्लास है और उसके अंदर आते हैं फिनाइल अल्काइल अमीन्स। डाईहाइड्रोपाइरिडिन में बहुत सारे जितना सब डिपिन्स होते हैं, डिपिन्स लाइक अम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकाडिपिन, एस्मोडिपिन, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो डिपिन क्लास में आते हैं। नेक्स्ट चैनल होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है वो जनरली वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो होता है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द डाइवर्स का सब ये जनरली हाइपर पोलराइजेशन में हेल्प करते हैं और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को प्रोवाइड करता है। देन वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैनल, वोल्टेज गेटेड जो क्लोराइड चैनल होता है वो जनरली हाइपर पोलराइजेशन करने में हेल्प करता है। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन एक ऐसा पीरियड है when there is no excitability is there, polarization, no excitation is there। so ये याद रखना, हाइपर पोलराइजेशन में क्लोराइड आयन का
बहुत रोल है, मतलब वो मेजर रोल है। देन हम नेक्स्ट क्लास आते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल। लिगैंड गेटेड आयन चैनल जनरली क्या होता है, कोई एक लाइगैंड, लाइगैंड मतलब एनी ड्रग, एनी केमिकल, एनीथिंग that may be ligand, anything that can be a ligand which have any intrinsic activity. So ligand जब बाइंड करता है रिसेप्टर में, कुछ एक्टिविटी करता है। यहाँ पे लिगैंड के तरफ से हम देख सकते हैं लाइक एनास्थेटिक्स, जो भी हम एनास्थेटिक, लोकल एनास्थेटिक, जनरल एनास्थेटिक यूज करते हैं, वो जनरली क्लोराइड आयन को ओपन, चैनल को ओपन करके जनरली क्या करते हैं कि जो हाइपरपोलराइजेशन, जो डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाता है उसको प्रिवेंट करते हैं, लाइक एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, दीज आर एक्ट बाय लिगैंड गेटेड आयन चैनल। कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर, 5-HT3 रिसेप्टर, ग्लाइसिन रिसेप्टर, ये सब याद रखना। निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जनरली इन्वॉल्व इन मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस में इन्वॉल्व होता है। मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर होता है। ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर का मतलब क्या है, सेल्फ एंटीजन, हमारा बॉडी का एंटीबॉडी खुद के सिस्टम को अटैक करके उसको डिस्ट्रक्शन करना चाहता है। ये जनरली मायस्थेनिया ग्रेविस में होता है। मायस्थेनिया ग्रेविस में निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जो हमारे बॉडी का एंटीजन होता है। गाबा ए रिसेप्टर जनरली हमारा एपिलेप्सी में इन्वॉल्व होता है, एपिलेप्सी में इन्वॉल्व होता है। तो इसको एपिलेप्सी क्या होता है, जो सडन एबनॉर्मल जो कंट्रैक्शन होता है बॉडी का, उसी को एपिलेप्सी कहते हैं। वो जनरली कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन होता है, इसी की वजह से एपिलेप्सी होता है। तो डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं। लाइक गाबा जो होता है वो जनरली क्या होता है, इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर का कंसंट्रेशन हम बॉडी में इंक्रीज करते हैं सो दैट आवर एपिलेप्सी कैन बी ट्रीटेड। Then 5-HT3 receptor is a serotonin receptor which is generally ion channel receptor. 5-HT3 receptor generally involved in वोमिटिंग, वोमिटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये याद रखना, ये वोमिटिंग में इन्वॉल्व होता है, वोमिटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो इसका एंटागोनिस्ट बहुत यूज होता है कैंसर इंड्यूस्ड वोमिटिंग में, और इसका एंटागोनिस्ट है, याद रखिए, ओंडेनसेट्रॉन, ओंडेनसेट्रॉन। तो ये जनरली यूज होता है कहाँ पे, कैंसर इंड्यूस्ड और केमोथेरेपी, कैंसर इंड्यूस्ड वोमिटिंग और केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में यूज होता है। तो ये याद रखिए। देन मैकेनिक्स के कुछ मैकेनिकल जब चेंजेस होता है, कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, दैट सच मैकेनिकल चेंजेस लाइक ब्लड प्रेशर, सेल वॉल्यूम, स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स, बोन डेवलपमेंट, सेंस ऑफ हार्ट एंड टच, ये सब, हियरिंग एंड टच, ये सब जब जनरली वो होता है तो हमारा मेकानो सेंसिटिव आयन चैनल एक्टिवेट होते हैं। देन सेकेंडरी मैसेंजर, जब भी हम कोई भी रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वो कुछ सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है सो दैट दैट फंक्शन कुड बी इजीली परफॉर्म। लाइक सेकेंडरी मैसेंजर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तरफ से लेते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आप सब पढ़े होंगे जनरल फार्माकोलॉजी में, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है वो बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है। Pressing on that secondary messenger, further process will be reflected. Like if a cyclic AMP activated and cyclic AMP open the calcium channel, then there will be excitability type of function will be seen if cyclic AMP is activated, but instead of calcium ion, potassium ion channel is open, then inhibitory type of activity can be seen. So depending upon the secondary messenger, we will decide whether this function will be excitatory or inhibitory. So generally three major class of secondary messenger है, like cyclic AMP and cyclic GMP, IP3TAG, ionocetyl triphosphate and diacyl glycerol and calcium, ये तीनों जनरल सेकेंडरी मैसेंजर होता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर किस किस के लिए, लाइक एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन तीनों के लिए साइक्लिक एएमपी आता है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। एड्रेनालिन क्या होता है, एड्रेनालिन आपको पता है एक हमारा एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है, जनरली हार्ट को मसल, कार्डियक मसल कंट्रैक्शन में यूज होता है। ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन, मतलब ग्लूकागॉन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, वैसे इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जनरली हमारा किस पे हेल्प करता है, में मतलब लेट सर्ज में, मतलब हमारा जो प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया या oogenesis हो गया, तो उस टाइप में हमारा यूज करते हैं। ये हार्मोन का रोल होता है, मतलब जो गैमेटोजेनेसिस हम ब्रॉडली बोले
तो गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्ट होता है। ये जब बाइंड करता है साइक्लिक एम पे एक्टिवेट होता है। साइक्लिक एम पे एक्टिवेट होने का जब मैं आपको बता रहा था, ये दो चीज़ों को एक्टिवेट करता है, वो पोटेशियम चैनल ओपन कर सकता है, नहीं तो कैल्शियम चैनल ओपन करता है। बेसिंग ऑन द opening of the type of calcium channel, we will see the result. Then cyclic AMP, cyclic GMP can activated by ANP, arterial natriuretic peptide, and N-nitric oxide. Then when these two cell activate cyclic GMP, there will be a vasodilation will be there. Whereas in case of IP3-DAG, there is activation of calcium ion and generally majorly neurotransmitter release or any excitatory type of function has been noticed. Then calcium itself is a excitatory function, excitatory ion which can excited the cardiac muscle, any muscle exocytosis, मतलब release of neurotransmitter, activation of different uh, immunocells, apoptosis, and lots of function is done by the calcium as a secondary messenger. That's all for the our for the cell and the drug and the process of absorption of different drug through the cell membrane. And for the reference, if you want to further study, you can study the Brahmankar, the biopharmaceutics book, and for the basic anatomy and physiology, you can go for Rawls and Wilson. Thank you very much. If you like my video, uh, just subscribe my channel and do comment for the next video. Thank you.